नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन चैप्टर 2 के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो था चैप्टर 1। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी शुरू ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह वर्तमान इजराइल का जन्म होता है, उसको कैसे फिलिस्तीन से अलग किया जाता है। और मैं उस वीडियो में आपको एक बात बताना भूल गया था, जो मैं आपको बता देता हूँ कि जब इजराइल और फिलिस्तीन का पार्टीशन होता है तो जो जेरूसलम वाला एरिया है वो यूएन के कंट्रोल में आ जाता है। जी हाँ, उस एरिया को किसी को नहीं दिया जाता, उसको यूएन के कंट्रोल में दे दिया जाता है। अब जब ये पार्टीशन हुआ तो जो अरब कंट्रीज के लोग थे वो इस फैसले से काफी नाखुश थे, उनको बिल्कुल ये फैसला पसंद नहीं आया था। लेकिन वहीं जो ज्यूस लोग थे उनको ये फैसला काफी पसंद आया था और वो काफी खुश थे कि उनको उनका देश इजराइल मिलने जा रहा है। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जो यहाँ राज कर रहे थे ब्रिटिश काल के दौरान, वो इजराइल और फिलिस्तीन जो एरिया था उसको छोड़कर चले जाते हैं। और उसको छोड़ने के जस्ट अगले दिन ही मान लीजिए आप अरब कंट्रीज अपना रंग दिखाती हैं। और जैसे ही इजराइल बनता है वैसे ही कुछ ही टाइम बाद इजराइल पर हमला कर देती है अरब कंट्रीज। सबको, पूरी दुनिया को ये लगता है कि अब इजराइल हार जाएगा और अपना अभी जस्ट जो उनको देश मिला है या उनकी जो जमीन मिली है जिस लोगों को, वो खो देंगे। पर होता बिल्कुल इसका उल्टा है। इजराइल की हिम्मत के आगे सारी अरब कंट्रीज घुटने टेक देती है। जी हाँ, इजराइल इस युद्ध को जीत जाता है और जो यूएन ने उसको पहले जमीन दी थी उससे ज्यादा जमीन पर वो कब्जा कर लेता है। इसके बाद दोस्तों समय आता है 1950 का और इजराइल जो होता है वो एक लॉ पास करता है जिसे कहते हैं इजराइल लॉ ऑफ रिटर्न। इस लॉ के अनुसार दुनिया भर में यानी विश्व भर में जितने भी ज्यूस लोग हैं उनको इजराइल की नागरिकता दे दी जाती है और ये डिक्लेयर हो जाता है कि दुनिया भर में जहां भी कोई ज्यूस है वो इजरायली है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम इजराइल आ सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा मैप क्लियर कर लीजिए। ये है इजिप्ट और ये है इजराइल। जी हाँ, इसके बीच में ये जो एरिया पड़ रहा है इसे कहते हैं स्विस कनाल वाला एरिया। यहीं पर स्विस कनाल यानी स्वेज नहर है। इतनी बात को आप पहले समझ लीजिए। तो दोस्तों इजिप्ट और फ्रांस की सरकारें मिलकर इस जगह पर स्वेज कनाल यानी स्वेज नहर का निर्माण करवाते हैं। और जो इजिप्ट होता है उसकी तरफ से जो कंपनी यहाँ पर पैसा लगा रही होती है उसका नाम होता है द यूनिवर्सल कंपनी ऑफ स्विस मैरीटाइम कैनाल। यह कंपनी यहाँ पर पैसा लगाती है। तो दोस्तों इस कंपनी के नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस जगह का नाम स्विस कनाल क्यों रखा गया। और दोस्तों आगे चलकर फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय समस्याओं के चलते जो इजिप्ट होता है उसको इस कंपनी के शेयर जो होते हैं बेचने पड़ जाते हैं यूके को, जिस वजह से इसकी स्विस कनाल की यानी ओनरशिप जो होती है वो आ जाती है यूके और फ्रांस के पास। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए स्विस कनाल जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है स्ट्रेटेजिकली, मतलब उस समय हुआ करती थी स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि हर जो कंट्री है उसको वहां से होकर गुजरना पड़ता था क्योंकि वो एशिया और यूरोप को कनेक्ट करती थी। तो अपने व्यापार को लेकर हर कंट्री को वहां से होकर ही जाना पड़ता था। तो दोस्तों 1956 में इजिप्ट के जो रूलर होते हैं नासिर, वो एक बड़ा ही अहम फैसला लेते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जो स्विस कनाल है वो इजिप्ट की जमीन पर बना हुआ है, तो वहां पर कंट्रोल भी इजिप्ट का ही किया जाएगा। तो इजिप्ट उस एरिया को कंट्रोल करेगा। पर जो यूके और फ्रांस होते हैं वो काफी कन्विंस करते हैं, इजिप्ट को समझाते हैं कि यहाँ पर हमने पैसा लगाया तो यहाँ पे कंट्रोल हमारा भी होना चाहिए। पर जो नासिर होते हैं वो उनकी बात को नहीं मानते हैं और ये ऐलान करते हैं कि जो जहां पर स्विस कनाल बना है इजिप्ट की धरती पर बना है, तो इसीलिए वहां पर कंट्रोल इजिप्ट का होगा। और फिर वो ये ऐलान करते हैं कि जो इजराइल है उसको स्विस कनाल से होकर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो इजिप्ट था वो भी अरब कंट्रीज में से ही एक देश था जो इजराइल से नफरत करता था। इसीलिए नासिर ये फैसला लेते हैं कि इजराइल को स्विस कनाल से होकर जाने नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों इजराइल के सामने काफी बड़ी दिक्कत थी, वो व्यापार के लिए अपने सामान को और देशों तक कैसे पहुंचाए। तो इजराइल क्या करता है, वो इजिप्ट के ऊपर सीधा हमला कर देता है यूके और फ्रांस को अपने साथ में लेकर, और इजिप्ट का स्विस कनाल तक का एरिया जो था वो कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों इजराइल स्विस कनाल तक के एरिया पर कब्जा तो कर लेता है, पर जब 1957 में यूएनओ अपना वहां पर दखल देता है शांति के लिए, तो उसको अपनी सेनाओं को वापस बुलाना पड़ता है और उस एरिया को खाली करना पड़ता है। पर इसके बदले इजराइल एक रिटर्न एग्रीमेंट करवा लेता है इजिप्ट से कि आज के बाद उसको यानी इजराइल को उस रूट पर कभी रोका नहीं जाएगा। और फ्रांस और यूके जो होते हैं उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है पैसा लगाने के बावजूद।
तो दोस्तों आगे समय बीतता है और साल आता है 1964, जहां पर अरब कंट्रीज जो होती हैं वो एक मीटिंग बुलाती हैं इजिप्ट में, जहां पर पीएलओ का गठन किया जाता है। तो दोस्तों पीएलओ जो है वो फिलिस्तीनियों का आर्मी और पॉलिटिकल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन करती है, जिसका मेन पर्पस है इजराइल से पैलेस्टीन को के जो हिस्से इजराइल के पास है उसको वापस दिलाना। तो दोस्तों इजिप्ट के जो रूलर होते हैं नासिर, वो स्विस कनाल के लिए जो हमला इजराइल ने किया था उसको लेकर काफी चिढ़े हुए होते हैं। तो आगे चलकर साल 1967 में स्ट्रेट्स ऑफ टिरान नाम की जगह को बाकी अरब कंट्रीज के साथ मिलकर ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये है स्ट्रेट्स ऑफ टिरान। ये जगह इजराइल के व्यापार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो इस जगह को ब्लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों इजिप्ट के रूलर नासिर वो जानते थे कि इजराइल जो है इस हरकत को लेकर चुप नहीं बैठेगा, तो वो पहले ही अरब कंट्रीज के साथ मिलकर एक अटैक का प्लान बनाते हैं इजराइल के ऊपर और युद्ध शुरू होता है। दोस्तों ये युद्ध ऐसा भयंकर होता है जहां पूरे विश्व को लगा था कि सारी अरब कंट्रीज इस बार तो मिलकर इजराइल को हरा देंगी, पर पता नहीं इजराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है, उसने इस बार भी सारी अरब कंट्रीज को मात्र 6 दिन के अंदर धूल चटा कर रख दी और सारी अरब कंट्रीज को हरा दिया युद्ध के अंदर। तो यहाँ इजराइल युद्ध जीत जाता है और उसने इजिप्ट के जिस हिस्से पर पहले कब्जा किया था उस पर दोबारा कब्जा कर लेता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल इस बार वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वाले इलाकों पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लेता है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, यूएनओ शांति बनाने के लिए ही है पूरे विश्व में, तो यूएनओ यहाँ पर फिर से दखल देता है। पर इस बार यूएनओ के दखल के बावजूद जो इजराइल होता है वो इजिप्ट की जमीन को तो वापस कर देता है, पर यहाँ पर जो वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन का जो दूसरा एरिया गाजा है वहां पर वो अपना कंट्रोल बना रखता है। यानी अब इजराइल जो था पैलेस्टीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाले इलाकों को कंट्रोल करता है। और दोस्तों धीरे धीरे करके साल आता है 1969। इस साल में जो यासिर अराफात होते हैं, जी हाँ बिल्कुल यही, इनको पीएलओ का चेयरमैन बना दिया जाता है। और इसी साल के बाद अरब कंट्रीज थोड़ा इस जंग से थोड़ा पीछे हटने लगती हैं और इस जंग का जिम्मा उठाता है पीएलओ। तो दोस्तों यासिर अराफात के नेतृत्व में पीएलओ इजराइल पर काफी हमला करता है। और इतना ही नहीं, अरब कंट्रीज ने भले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हो जंग से, लेकिन उन्होंने मोरली कभी भी अपने जंग से हाथ पीछे नहीं खींचे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय अरब कंट्रीज में तेल मिलना शुरू हो गया था। तो जितनी भी अरब कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि अगर ये जो मैटर चल रहा है इसमें अगर इजराइल का कोई भी साथ देता है या इजराइल से कोई भी ताल्लुक रखता है तो उस कंट्री को तेल नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अरब कंट्रीज और पीएलओ जो थे वो समझ चुके थे कि इजराइल को जंग में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने इस दौरान काफी अलग अलग हथकंडे अपनाए, जैसे प्लेन हाईजैकिंग हो गई। और 1972 में उन्होंने ओलंपिक्स खेल रहे जो जर्मनी में था, इजरायली एथलीट्स जो थे उनके अपार्टमेंट पर 5 फलस्तीनी हमला भी करते हैं। दोस्तों इन सब घटनाओं के बाद जो पीएलओ था वो दुनिया की नजरों में आ चुका था अच्छे से, और यासिर अराफात जो थे उनको यूएन मीटिंग्स में भी बुलाया जाने लगा था। जी हाँ, उनको यूएन मीटिंग्स में बुलाया जाने लगा। तो जो इजराइल था वो समझ चुका था कि जो पीएलओ है उसको ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों ये हिस्ट्री भी रही है कि इजराइल कभी भी अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेता, बल्कि उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी रखता है हमेशा। तो इस बार भी यही हुआ। जो इजराइल जानता था जो पीएलओ के अधिकतर फाइटर्स हैं वो लेबनान के एरियाज में रहते हैं, तो आगे चलकर वो बिना संकोच के लेबनान पर भी हमला कर देता है। तो दोस्तों लेबनान पर हुए हमले के बाद पीएलओ जो था वो काफी वीक पड़ चुका था और वो ये बात समझ गए थे कि हम इजराइल के सामने इतनी जल्दी स्टैंड नहीं कर सकते। पहले तो वो जितने भी पैलेस्तीनी थे वो पूरी तरह से ज्यूस लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना चाहते थे। अब 1988 में उनके सामने 2 स्टेट मॉडल लाते हैं जो यूएन ने भी दिया था। तो दोस्तों अब जो पैलेस्तीनी और जो पीएलओ के लोग होते हैं वो इस बात को मान जाते हैं यूएन के जो 2 स्टेट मॉडल था कि हाँ उनको सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वाले एरिया दे दिए जाए फिलिस्तीन के अंदर, तो इस बात को वो मान लेते हैं। पर अब इस बात को इजराइल बिल्कुल नहीं मानता और इजराइल ये दलील पेश करता है कि आगे चलकर जब ये लोग थोड़े मजबूत होंगे, संभलेंगे और अरब कंट्रीज भी थोड़ी ज्यादा सभ्य हो जाएंगे और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगी, तो ये लोग जरूर ज्यूस लोगों पर फिर से हमला करेंगे और उन्हें वहां से पूरी तरह से इवैक्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो जो इजराइल थी उसकी भी दलील काफी सही थी कि हाँ ये लोग अगर ताकतवर हुए तो उनको दोबारा से वहां से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल इस बार इस मुद्दे पर नहीं मानता
कि वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है वो वाले एरिया दोबारा उनको दिए जाएं। पर ये चीजें आगे जाकर जल्दी ही बदलती है और साल 1993 आता है जिसमें ओस्लो अकॉर्ड्स पर इजराइल साइन करता है। जी हाँ, जो ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं उनके मुताबिक जो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वाले एरिया वापस पैलेस्तीन को दे दिए जाते हैं और यासिर अराफात जो PLO के चेयरमैन थे उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात होती है। इस चीज पर दोनों देश साइन करते हैं ताकि वो शांतिपूर्वक जी सके और 13 दिसंबर 1993 को ये एग्रीमेंट साइन होता है। दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद फिलिस्तीनी लोगों को लगने लगता है कि हाँ चलो अब कुछ हिस्सा तो हमारे पास आएगा, हम थोड़ा सा लैंड तो ऑक्यूपाई कर पाएंगे। पर ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। इजराइल जो होता है वो ओस्लो अकॉर्ड्स की किसी भी बात को फॉलो नहीं करता कि उनको उनका हिस्सा वापस दिया जाए, वहां से अपना कंट्रोल हटाए, वो किसी भी बात को फॉलो नहीं करता। तो इससे चलकर आगे जो फिलिस्तीनी लोग होते हैं यानी पैलेस्टीनियन जो होते हैं उन लोगों का PLO और इजराइल दोनों से विश्वास उठ जाता है कि वो सोचते हैं कि जो PLO है वो इजराइल के चक्कर में आकर सब कुछ खराब कर देगा और लोगों को उनकी जमीन नहीं मिलेगी। और यही सोच आगे चलकर जन्म देती है हमास को और पैलेस्तीनी रेडिकल लोग जो होते हैं वही आगे चलकर बनाते हैं हमास को। और वो लोग इजराइल पर छुप छुप कर यानी एक तरह से आप मान लीजिए गोरिल्ला वॉरफेयर यानी गोरिल्ला युद्ध करते हैं, छुप छुप कर हमले करते हैं इजराइल के ऊपर। और जो अरब कंट्रीज होती हैं वो हमास को पैसे से जो होती है मदद देती हैं यानी हमास जो टेररिस्ट ग्रुप आप जिसे कह सकते हैं फिलहाल में उनको फंड करती है। और फिलहाल में अभी करंट सिनेरियो यही है कि जो हमास के लोग हैं वो गाजा पट्टी से आए दिन इजराइल के ऊपर हमला करते रहते हैं और इजराइल भी जो है 1-2 बार हमला कर चुका है उन लोगों के ऊपर और फिलहाल तो युद्ध ही चल रहा है। तो यही सिनेरियो चलता रहता है। इनकी जो लड़ाइयाँ हैं आए दिन होती रहती हैं, इसीलिए इजराइल और पैलेस्तीन का मुद्दा इतना चर्चाओं में रहता है। और सवाल आज भी यही है कि जेरूसलम किसका होगा, कौन अपनी मातृभूमि को पाएगा और कौन किसकी जमीन पर कितना कब्जा करेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब भी दोनों देशों की तरफ से कोई भी पीस की बात करता है तो खुद वहां की जनता या वहां के लोग जो होते हैं उस बंदे को दरकिनार कर देते हैं या मार देते हैं जिससे पीस ना बन पाए। पर कब्जा जो वाली बात है कि हम कब्जा करेंगे वो चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिनको इजराइल और फिलिस्तीन की हिस्ट्री नहीं पता है उनको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो ऐसी हवा में बातें ना बनाए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं जो करंट सिनेरियो चल रहा है हमास का इजराइल के साथ युद्ध जो चल रहा है उस पर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पर सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।